अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जाकिर हुसैन मिस्टरो। आज जो है हम फिज़िक्स की सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एमडीकेट में ज़रूरी हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने कुछ यहाँ पर 20 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ जो हैं बेसिक हैं फिज़िक्स के, मतलब फर्स्ट ईयर में से जो भी लिया गया है सारा कुछ फर्स्ट ईयर में से ही है। इंटर का जो है मैं अलग से वो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसमें जो पहली पॉइंट है हमारे पास वो है डेफिनेशंस। अगर आपको मतलब ये जो 13 नवंबर को डाउ यूनिवर्सिटी टेस्ट ले रही है उसमें सिलेक्शन के लिए मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आ सकती हैं पेपर में, उसके हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें आने चाहिए, उसमें आपको आनी चाहिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। ये तो तीन सिंपल चीज़ें हो गई और इनके यूनिट्स जो हो गया, वेलोसिटी का जो हो गया v = s/t और एक्सेलरेशन का जो हो गया v/t, ठीक है। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी = a। इनका जो है वो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, फोर्स का जो है वो फार्मूला F = ma। ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी और आगे जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाद है हमारे पास जो है वो ग्राफ्स हैं, ठीक है। ग्राफ बहुत आते हैं इनके ऊपर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है कि हम वेलोसिटी जो है मतलब जो भी कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं एक्स एक्सिस में, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वेलोसिटी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो हम वाई एक्सिस में रखते हैं। ये आपको जहन में एक चीज़ रखनी है, ठीक है। अब जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी v/t जो हमारे पास इक्वेशन में आता है वो आती है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, v/t। तो इसका जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का फार्मूला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। उसके बाद जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो ये किसका फार्मूला है, वेलोसिटी का। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो भी होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। ये जो भी ग्राफ बना है हमारे पास वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उसमें हम जो पढ़ेंगे मैक्सिमम हाइट पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद जो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है हमारे पास मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट जो है वो यहाँ पर होगी इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वी वाई वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ है, इधर जो है इसकी वी वाई वाली जो है ना वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इधर जो वी एक्स वाली होगी वो नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ रही है यहाँ पर देखें वी एक्स का कंपोनेंट भी है, वी वाई का भी है। जैसे ये यहाँ पर आएगा तो वी जो वाई वाला कंपोनेंट होगा वो कम होता जाएगा और वी एक्स वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो ज़्यादा होते जाएगा। यहाँ पर और कम हो जाएगा, ये और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आकर सिर्फ जो कंपोनेंट हमारे पास बचेगा वो होगा वी एक्स वाला कंपोनेंट, ठीक है। वी एक्स जो होगा सिर्फ होगा और वी वाई वाला जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर वो 0 हो जाएगा। और इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो है h = v0² sin² θ/ 2g, ठीक है। और मैक्सिमम ये तो हो गई अभी सिर्फ हाइट की। मैक्सिमम हाइट की जो इक्वेशन होगी वो होगी h मैक्सिमम = v0² / 2g। ये है हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। उसके बाद है हमारे पास जो टाइम पीरियड है इसका, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टोटल टाइम है। उसके बाद ये है हमारे पास t = 2v0 sin θ/g, ठीक है। उसके बाद इसका है रेंज का फार्मूला। रेंज का जो फार्मूला है वो है v0² sin 2θ/g, ठीक है। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि इसमें जो sin 2θ है वो कहाँ से आया। तो हमको पता है कि sin θ cos θ बराबर होता है sin 2θ के, ठीक है। उसके बाद न्यूटन के लॉ हैं कुछ, ठीक है। फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ जो होता है इसका वो है F = ma और थर्ड लॉ इसका है एक्शन का रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। उसके बाद है हमारे पास मोमेंटम का जो फार्मूला है वो है P = mv, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हम इसको बोलते हैं। इसका जो यूनिट होगा वो होगा kg m/s, ये इसका यूनिट है, ठीक है। और इसको जो है हम इसमें से एक और सवाल आ सकता है कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम = व्हाट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स। इसमें एक और चीज़ आती है
इसमें आती है इम्पल्स। या ये जो टाइम है यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये जो है ये है हमारे पास इम्पल्स, एक्शन इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, इसे हम कहते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है वो है L इज इक्वल टू पी इंटू आर। ठीक है, मतलब इसको सिर्फ लीनियर मोमेंटम को हमने मल्टीप्लाई कर देना है आर से, तो हमारे पास जो होगा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम को अगर हम मल्टीप्लाई, एंगुलर मोमेंटम का भी ऐसे ही सवाल आता है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू टार। और इसमें भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पर जो ये टी है ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो हमारे पास आ जाएगी ये होगी हमारे पास एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, ये आ जाएगा टाउ इंटू डेल्टा टी, ये हो गया एंगुलर इम्पल्स। उसके बाद है हमारे पास 7 पॉइंट में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलियन, ये जो होगी ये बिफोर कोलियन, और ये वाला पार्ट होगा जो इज इक्वल के इस साइड, ये होगा आफ्टर कोलियन। टू बॉडीज अपने आप में कोलाइड कर रही हैं, तो ये बिफोर कोलियन, ये आफ्टर कोलियन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसको बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलियन। परफेक्टली इलास्टिक कोलियन में हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी एक कॉमन लेते हैं। ठीक है, जो आफ्टर कोलियन होती है ये हमने पीछे बताया, ये बिफोर कोलियन और ये आफ्टर कोलियन, आफ्टर कोलियन। तो इसमें से जो पहले तो वेलोसिटी दोनों, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि ये एक बॉडी है, ठीक है, एक बाल है मूव कर रहा है ऐसे, ये दूसरा बाल है मूव कर रहा है ऐसे। ये जब दोनों आपस में यूं टकराएंगे, ये जब दोनों टकराएंगे तो उसके बाद मतलब ये हो गया बिफोर कोलियन वाला। अब आफ्टर कोलियन वाला कैसे शो होता है कि ये दोनों एक साथ चलेंगे, इन दोनों की मतलब जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। पहले क्या थी, डिफरेंट थी। अब जब अगर मतलब एक की वेलोसिटी जाहिर बात है स्लो होगी, तभी तो दूसरा आकर इससे टकराया। ठीक है, मतलब बिफोर कोलियन की जो वेलोसिटी थी वो चेंज थी। अब जब इनकी कोलियन हो गई है उसके बाद इनकी वेलोसिटी जो हो गई है m1 की और m2 की, वो एक ही हो गई है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनर्जी। एनर्जी में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये हमने कंपेयर किया हुआ है मोमेंटम से, और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2mv²। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 2 बार बढ़ाएंगे, वेलोसिटी को हम 2 बार बढ़ाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। उसके बाद जो है हमारा एनर्जी में वर्क है। वर्क भी एक एनर्जी ही है। एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है, वर्क का भी जो यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, वर्क का जो फार्मूला है वो है FD, ये एक एनर्जी है। ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो होगा जूल। उसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, उसका जो यूनिट है वो भी जूल ही है। उसके बाद हमारे पास है पावर। पावर का जो यूनिट है वो है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल अपॉन टाइम, इसको हम बोलते हैं वाट। ठीक है, WATT, वाट। उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। एनर्जी जो है हम पैदा नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओनली उसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। उसके बाद है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा ओवर टी। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो ये है v²/r। अब जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें ये एक लड़का है जिसने रस्सी पकड़ी हुई है, और रस्सी के जो एंड में है वो स्टोन इसने लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जब घुमाएगा
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर धकेलेगा और सेंट्रीपेटल फोर्स इसको इनवर्ड मतलब अंदर धकेलेगा। ठीक है, तो ये दोनों की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ये बीच में मूव इस तरह से करता रहेगा। इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल दूसरा सेंट्रीपिटल, लेकिन ये मूव कैसे करेगा? सर्किल में, दोनों को कैंसिल करके। ये जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल है ये दोनों एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो ये है कि mv²/r, उसका जो यूनिट है वो है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। हमारे पास एक जो होता है रूल होता है फिजिक्स में कि राइट साइड जो होती है वो हमेशा इक्वल होती है लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो भले ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, इसका यूनिट हमेशा न्यूटन ही होगा। ठीक है, चाहे फ्रिक्शनल फोर्स हो, यूनिट हमेशा न्यूटन ही होगा। उसके बाद है हमारा टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो है t = 2π√L/g। ठीक है, ये जाहिर बात है राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका भी जो यूनिट होगा वो होगा सेकंड। ऐसे नहीं है कि साइड में ये 2πL/g लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका जो यूनिट होगा वो सेकंड ही होगा, क्योंकि टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होगा। वो अलग बात है कि हम इसको प्रूफ करें, इस वीडियो में नहीं करेंगे, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम इसको भी प्रूफ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो है F = 1/t। ठीक है, 1/t मतलब ये जो टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड और इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, तो अब जो टाइम का यूनिट होगा वो क्या होगा? t = 1/f। ठीक है, तो 1/हर्ट्ज जो होगी वो सेकंड का सेकंड है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है एयर में उसका जो फार्मूला है वो ये है, ये जो है लेमडा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो लेमडा है ये वेवलेंथ है किसकी? साउंड की। किस में? एयर में। और ये जो है फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ऊपर डिस्कस करके आए 1/टाइम के साथ। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी। और ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से, ये आ सकता है एमसीक्यूज। और वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो है टेम्परेचर से। वो कैसे? जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है वो डेंसर बॉडी में, सॉलिड बॉडीज में जहाँ डेंसर होती हैं एयर से, उनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो उनमें ज़्यादा होती है। और टेम्परेचर अगर हम हवा का बढ़ा दें, ठीक है, तो उसमें साउंड जो होगा वो फास्ट ट्रेवल करेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड जो होगा फास्ट ट्रेवल करेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो जो साउंड होगा वो धीरे ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो सॉलिड बॉडी के हों या गैस वाली कोई बॉडी है, ठीक है, नॉन सॉलिड लिक्विड है या गैस है, उसको अगर हम उसमें जो साउंड ट्रेवल करेगा वो फास्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? काइनेटिक एनर्जी से। तो मॉलिक्यूल्स की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और साउंड जो होगा वो फास्ट ट्रेवल करेगा। उसके बाद जो है हमारे पास वो है डॉपलर्स इफेक्ट। और डॉपलर्स इफेक्ट के इधर केसेस जो हैं मैंने अपने समझने के लिए थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन इसको मैं आपको ज़रूर समझाता हूँ। ठीक है, इसमें जो इसका जो फार्मूला है वो है F = ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, F = ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है ऑब्जर्वर की, और ये जो है ये वेलोसिटी जो है ये ऑब्जर्वर की, और ये जो वेलोसिटी है ये है सोर्स की। ठीक है, तो ये मैंने इसको नाम दे दिए क्योंकि शायद आपको समझ ना आ रहा हो कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, इसीलिए ये इक्वेशन है इसकी किसकी? डॉपलर्स इफेक्ट की, जिसमें पॉजिटिव हमारे पास, तो इसकी इक्वेशन क्या है? F = F0 और FO, और हमारे पास जो होता है V ± VO अपान V ± VS। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया है। अब पॉजिटिव क्या बता रहा है? पॉजिटिव ये बता रहा है कि जो ऑब्जर्वर है
वो टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है, यानी ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास सोर्स है। ठीक है, ये कोई रोलेक्स की गाड़ी नहीं है बल्कि एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस लिख देते हैं ऊपर, इसके जो है बत्ती है और इसका साउंड होता है ना जो, मतलब ये सुनकर यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये इस तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव शो ये कर रहा है कि जो ऑब्जर्वर है जहां से साउंड निकल रहा है उसको हम बोलते हैं सोर्स, और जो साउंड सुन रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है कहाँ? सोर्स की तरफ जहां से आवाज निकल रहा है। और नेगेटिव हमें क्या बता रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, किससे? फ्रॉम सोर्स। सोर्स मतलब साउंड निकालने वाली कोई भी चीज। जो ऑब्जर्वर है वो दूर जा रहा है, किससे? सोर्स से। हमारे पास जो डॉपलर इफेक्ट के हैं वो 4 केसेस हैं। पहला केस क्या है? जिसमें जो ऑब्जर्वर होगा वो रेस्ट पर होगा, और जो सोर्स होगा, मतलब जो सोर्स होगा वो रेस्ट पर होगा, और ऑब्जर्वर जो है वो उससे दूर जाएगा। ये पहला केस है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा केस है उसमें ऑब्जेक्ट जो है, जो सोर्स है वो रेस्ट में होगा, और जो ऑब्जर्वर होगा वो मूव करेगा किधर? सोर्स की तरफ। उसके पास जो तीसरा है हमारे पास, उसमें जो होगा ऑब्जर्वर जो होगा रेस्ट में होगा, और ये मूव जो सोर्स होगा वो मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ। ठीक है, उसके बाद जो चौथा है उसमें क्या करेगा? ऑब्जर्वर जो होगा वो रेस्ट में होगा, और सोर्स जो होगा वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये हमारे 4 केसेस हो गए किसके? डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके मैंने सिंपल इधर जो है फार्मूला लिखा हुआ F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसको जो के है इसको बोलते हैं हम हुक्स लॉ, हुक्स कांस्टेंट, सॉरी हुक्स का ये लॉ है, हुक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन लिखा हुआ है। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है जिस पर सम ऑफ द फोर्सेस, चाहे वो एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वाई डायरेक्शन में हो, वो इज इक्वल टू होंगे 0 के, और ऑल सम ऑफ ऑल द टास्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, रोटेशनल जो टास्क होंगे, रोटेशनल फोर्स होगा वो 0 होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है जिसमें ये ग्राउंड कंसीडर कर लें। ग्राउंड है या सरफेस है। ठीक है, वहां पर मैंने कोई नोकीला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये नोकीला मान ले। उसके ऊपर जो है मैंने ये एक रॉड रखी हुई है। ठीक है, अब जो रॉड है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ना इधर गिर रही है ना उधर गिर रही है, तो हम इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि ये कहाँ भी नहीं जा रही है, बिल्कुल इस तरह जैसे ये मैंने रखा हुआ है। ये ना तो यहाँ जा रहा है या नहीं, तो या तो यहीं भी, यहाँ भी नहीं जा रहा है और यहाँ भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसका जितना भी फोर्स है वो इधर लग रहा है और ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जो लास्ट हमारी पॉइंट है, गला भी काफी सूख गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमारे पास 6 हैं। 3 जो है वो ग्रेविटी की हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ये हो गई हमारी, मतलब जिसमें हम ग्रेविटी यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी आई, इधर माइनस लगेगा, सॉरी मैं प्लस लगा गया हूँ जल्दी में। ठीक है, इधर माइनस लगेगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये फर्स्ट है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और ग्रेविटी के लिए एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, और ग्रेविटी के लिए जो है वो है
माइनस 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VF स्क्वायर, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थी MDCAT के हवाले से वो डिस्कस किए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें ऐसे ही मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आऊँगा इंटर बुक में से। ये जितना भी था ये था फर्स्ट ईयर के बुक में से। सही है।